हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो हम सभी को बहुत पसंद है। दूध, दही, पनीर और वो सभी यमी चीजें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। जरा सोचिए, हमारे पास इतनी सारी गायें और भैंसें हैं और हमारे किसान हर दिन सुबह से रात तक बहुत मेहनत करते हैं ताकि हमें यह सफेद सोना मिल सके। ऐसा लगता है जैसे हम दूध के पहाड़ पर बैठे हैं। अब जब आपके पास कोई अच्छी चीज इतनी ज्यादा मात्रा में हो तो आप क्या करते हैं? आप उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं, है ना? बिल्कुल यही भारत करना चाहता है। हम अपने स्वादिष्ट डेयरी प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों के लोगों को बेचना चाहते हैं, जैसे अमेरिका, दुबई और इंग्लैंड। ये हमारे देश के लिए पैसे कमाने और हमारे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। इसे ऐसे समझिए, अगर पंजाब के एक छोटे से गांव का किसान अपना घी कनाडा के एक परिवार को बेच पाता है तो वह ज्यादा पैसे कमा सकता है। उस अतिरिक्त पैसे से वह अपने बच्चों को बेहतर स्कूल भेज सकता है, अपने परिवार के लिए बेहतर खाना खरीद सकता है और शायद अपने छोटे से खेत को भी बड़ा कर सकता है। एक्सपोर्ट करना सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, यह हमारे लाखों मेहनती किसानों के सपनों को पूरा करने के बारे में है। ये भारत के स्वाद को, हमारी मिट्टी और हमारी संस्कृति के स्वाद को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के बारे में है। जब लंदन में कोई भारतीय श्रीखंड का एक चम्मच खाता है तो वह सिर्फ एक मीठा व्यंजन नहीं छक रहा होता, वह एक भारतीय किसान के प्यार और कड़ी मेहनत का स्वाद छक रहा होता है। यही वह बड़ा सपना है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। ये सपना हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी है। जब हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं, जैसे डॉलर और पाउंड, जिससे हमारा देश मजबूत होता है। यह ऐसा है जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया हो और वह आपकी माँ के खाने की तारीफ करे, आपको बहुत गर्व महसूस होता है ना? इसी तरह जब हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और खरीदा जाता है तो इससे हमारे देश को बहुत गर्व मिलता है। यह दुनिया को बताता है कि मेड इन इंडिया का मतलब क्वालिटी और स्वाद है। यह हमारे देश के लिए एक अच्छा नाम बनाता है और दूसरे भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए भी दरवाजे खोलता है। ये सभी के लिए एक विन विन स्थिति है, किसान से लेकर सरकार तक। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर बड़े सपने के साथ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। ये इतना आसान नहीं है कि कुछ पनीर को एक बॉक्स में पैक करके हवाई जहाज से भेज दिया जाए। ये मुंबई की लोकल ट्रेन में रश आवर के दौरान सीट पाने जैसा है, बहुत मुश्किल। इस रास्ते में कई रुकावटें हैं। हमें इन समस्याओं को समझना होगा, उनके बारे में बात करनी होगी और साथ मिलकर समाधान खोजना होगा। तभी हम भारतीय डेयरी को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के इस खूबसूरत सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। तो आइए उन मुश्किलों पर करीब से नजर डालते हैं जिनका सामना हमारे किसान और एक्सपोर्टर अपनी इस अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में करते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। हमारे एक्सपोर्टर जिस पहली और सबसे बड़ी दीवार से टकराते हैं वह है पैसा, पैसा, पैसा। डेयरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना एक बहुत महंगा बिजनेस है। हरियाणा के एक छोटे डेयरी किसान की कल्पना कीजिए। सबसे पहले उसे अच्छी क्वालिटी का दूध बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इसका मतलब है अपने पशुओं के लिए अच्छा चारा खरीदना, ये सुनिश्चित करना कि वे स्वस्थ हैं और दूध निकालने के लिए साफ आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना। इन सब में बहुत पैसा लगता है। फिर आता है अगला कदम, प्रोसेसिंग। दूध को पनीर, मक्खन या मिल्क पाउडर में बदलने के लिए महंगी मशीनरी और ऐसे कारखानों की जरूरत होती है जो स्वच्छता के बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड्स बनाए रखते हैं। ये शुरुआती लागतें एक छोटे बिजनेस ऑनर या एक किसान सहकारी संस्था के लिए पहले से ही काफी ज्यादा होती है। अब फैक्ट्री से विदेशी सुपरमार्केट तक के सफर के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए विशेष पैकेजिंग की जरूरत होती है। आप इसे किसी भी पुराने बॉक्स में नहीं रख सकते। ये पैकेजिंग हवाबंद, मजबूत और कभी-कभी रेफ्रिजरेटेड होनी चाहिए। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्च। डेयरी प्रोडक्ट्स जो पेरिशेबल होते हैं उन्हें भेजने के लिए कोल्ड स्टोरेज, ट्रकों और जहाज़ों या हवाई जहाज़ों पर रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों की ज़रूरत होती है। इसे कोल्ड चेन कहते हैं। भारत की एक फैक्ट्री से यूरोप के एक स्टोर तक इस कोल्ड चेन को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से महंगा होता है।
ईंधन की लागत, कंटेनर के शुल्क और शिपिंग की फीस कभी-कभी प्रोडक्ट की लागत से भी ज़्यादा हो सकती है। आइए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए गुजरात की एक छोटी कंपनी बेहतरीन आम्रखंड बनाती है, जो आम के स्वाद वाला श्रीखंड है। 1 किलोग्राम बनाने की लागत मान लीजिए 200 रुपये है, लेकिन इसे पैक करने, रेफ्रिजरेटेड ट्रक में पोर्ट तक ले जाने, दुबई के लिए रेफ्रिजरेटेड समुद्री कंटेनर का भुगतान करने और फिर इसे वहां के एक स्टोर तक पहुंचाने में कुल लागत 400 या 500 रुपये तक बढ़ सकती है। इससे दुबई के सुपरमार्केट में अंतिम कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। दुबई में एक स्थानीय उत्पादक इसी तरह का प्रोडक्ट बहुत कम में बेच रहा होगा, क्योंकि उनके पास यह सभी भारी ट्रांसपोर्टेशन लागतें नहीं होती हैं। अचानक हमारा स्वादिष्ट भारतीय आम्रखंड वहाँ के औसत ग्राहक के लिए बहुत महंगा हो जाता है। यह ऊंची लागत एक बड़ी बाधा है, खासकर छोटे और मध्यम आकार के बिजनेस के लिए। उनके पास वर्ल्ड क्लास पैकेजिंग और एक अनब्रोकन कोल्ड चेन में निवेश करने के लिए बड़ी रकम नहीं होती है। वे बड़े रेफ्रिजरेटेड कंटेनर बुक करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें छोटे शिपमेंट्स के लिए ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है। दूसरी ओर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां वो बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे उनकी प्रति इकाई लागत कम हो जाती है। यही कारण है कि आप हमारे स्टोर्स में यूरोप से पनीर देख सकते हैं, लेकिन हमारे छोटे पनीर बनाने वालों के लिए अपना प्रोडक्ट यूरोप में बेचना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। यह एक छोटी मछली का बड़ी शार्क से भरे समुद्र में तैरने की कोशिश करने का एक क्लासिक मामला है। हमारे एक्सपोर्टर के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या दूसरे देशों में नियमों और कानूनों का ढेर है। हर देश में खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के अपने नियम होते हैं, और मेरा विश्वास कीजिए वे बहुत सख्त होते हैं, खासकर यूरोप, अमेरिका और जापान जैसी जगहों पर। वे हर चीज की जांच करते हैं। वे जानना चाहते हैं कि दूध कैसे बनाया गया, गाय ने क्या खाया, क्या फार्म साफ था और जानवर को कौन सी दवाएं दी गईं। यह एक बहुत मुश्किल परीक्षा की तरह है, जहां आप एक भी गलत जवाब देने का जोखिम नहीं उठा सकते। अगर आप एक भी छोटी सी परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपकी पूरी खेप को खारिज करके वापस भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए, कई विकसित देशों में दूध में कुछ एंटीबायोटिक अवशेषों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। भारत में कभी-कभी एक किसान एक बीमार गाय को एंटीबायोटिक दे सकता है। अगर उस गाय के दूध का बहुत जल्दी उपयोग किया जाता है तो दवा के छोटे निशान रह सकते हैं। हालांकि ये स्तर भारतीय मानकों के अनुसार सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वे यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर हो सकते हैं। एक एक्सपोर्टर जर्मनी को मिल्क पाउडर का एक बड़ा कंटेनर भेज सकता है, और अगर जर्मन अधिकारियों को प्रतिबंधित पदार्थ की थोड़ी सी भी मात्रा मिलती है तो वे पूरी खेप को खारिज कर देंगे। ये एक्सपोर्टर के लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय नुकसान है। एक और बड़ी चुनौती स्वच्छता और प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड्स से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स, जिन्हें अक्सर सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी उपाय कहा जाता है, बहुत विस्तृत होते हैं। वे बताते हैं कि फैक्ट्री में किस तरह के स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए, दूध को किस तापमान पर पाश्चुरीकृत किया जाना चाहिए, और यहाँ तक कि किस तरह के एसफाई एजेंटों की अनुमति है। उत्तर प्रदेश के एक शहर में एक छोटे डेयरी के लिए अपनी पूरी सुविधा को इन यूरोपीय मानकों को पूरा करने के लिए अपग्रेड करने में करोड़ों रुपए लग सकते हैं। वे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वादिष्ट लस्सी बना सकते हैं, लेकिन अगर उनकी फैक्ट्री में आयात करने वाले देश द्वारा आवश्यक विशिष्ट प्रमाण पत्र नहीं है तो उनके प्रोडक्ट को कभी भी अंदर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। यह एक निराशाजनक स्थिति पैदा करता है। हमारे किसानों और छोटे बिजनेस के पास शानदार प्रोडक्ट बनाने का कौशल है, लेकिन उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के इस जटिल जाल को समझने और उसके अनुसार चलने के लिए ज्ञान और पैसे की कमी है। ISO या HACCP प्रमाण पत्र जैसे सही प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक लंबी और महंगी प्रक्रिया है। इसमें कंसल्टेंट्स को काम पर रखना, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और बुनियादी ढांचे को बदलना शामिल है। कई छोटे खिलाड़ी सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि प्रक्रिया बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने एक शानदार भोजन बनाया है, लेकिन आपको इसे परोसने की अनुमति नहीं है क्योंकि आपके पास सही तरह की डिज़ाइनर प्लेटें और कटलरी नहीं है। भोजन की गुणवत्ता मायने नहीं रखती,
प्रेजेंटेशन के नियम ही सब कुछ हैं। एक बार जब हमारे प्रोडक्ट्स लागत और नियमों की बाधाओं को पार कर लेते हैं तो उन्हें एक और बड़े राक्षस का सामना करना पड़ता है, कंपटीशन। ग्लोबल डेयरी मार्केट पर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों का दबदबा है। ये देश दशकों से डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनके पास बड़े, तकनीकी रूप से उन्नत फार्म, अत्यधिक कुशल प्रोसेसिंग प्लांट और बहुत मजबूत ब्रांड नाम हैं। न्यूजीलैंड से फोंटेरा जैसी कंपनियां ग्लोबल मिल्क पाउडर मार्केट में दिग्गज हैं। उनके साथ कंपटीशन करना एक लोकल क्रिकेट टीम का भारतीय राष्ट्रीय टीम के खिलाफ खेलने जैसा है। ये एक बहुत मुश्किल मैच है। इन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कई फायदे हैं। उनके बड़े पैमाने के कारण उनकी उत्पादन लागत बहुत कम होती है। उन्हें अपनी सरकारों से सब्सिडी और मार्केटिंग में मदद के रूप में भी मजबूत समर्थन मिलता है। उन्होंने अपने ब्रांड बनाने पर अरबों खर्च किए हैं, इसलिए दुनिया भर के ग्राहक उन पर भरोसा करते हैं। जब चीन में कोई खरीदार मिल्क पाउडर खरीदना चाहता है तो वह भारत के एक नए अज्ञात ब्रांड पर न्यूजीलैंड के एक जाने माने ब्रांड को चुनने की अधिक संभावना रखता है। हमारे एक्सपोर्टर को अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को यह समझाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि भारतीय प्रोडक्ट भी उतने ही अच्छे हैं, अगर बेहतर नहीं। उस भरोसे और पहचान को बनाने में बहुत समय और प्रयास लगता है। कड़ी कंपटीशन के अलावा यहीं घर में परिवहन और बुनियादी ढांचे की गंभीर समस्याएं हैं। भारत एक विशाल देश है और एक गांव के फार्म से मुंबई या चेन्नई जैसे बंदरगाह शहर तक का सफर बहुत लंबा और मुश्किल हो सकता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी खराब सड़कें हैं। दूध ले जाने वाला एक ट्रक घंटों तक ट्रैफिक जाम में या टूटी हुई सड़क पर फंस सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, दूध एक पेरिशेबल वस्तु है। कोई भी देरी पूरी खेप को खराब कर सकती है। फार्म से बंदरगाह तक एक सुसंगत और विश्वसनीय कोल्ड चेन की कमी हमारी एक्सपोर्ट कहानी में सबसे कमजोर कड़ियों में से एक है। राजस्थान के एक दूर दराज हिस्से में एक किसान सहकारी संस्था की कल्पना कीजिए जो उच्च गुणवत्ता वाला ऊंटनी का दूध पाउडर बनाती है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मध्य पूर्व में बहुत ज्यादा डिमांड है। सबसे पहले उन्हें दूध को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाने के लिए रेफ्रिजरेटेड परिवहन की जरूरत होती है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर हो सकता है। फिर तैयार पाउडर को एक बंदरगाह तक पहुंचाने की जरूरत होती है, फिर से एक तापमान नियंत्रित वातावरण में। इस चेन में कोई भी रुकावट, एक वेयरहाउस में बिजली कटौती या एक ट्रक का खराब होना प्रोडक्ट को बर्बाद कर सकता है। ये लॉजिस्टिकल नाइटमेयर एक्सपोर्टर के लिए लागत और जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे उनके लिए उन देशों के साथ कंपटीशन करना और भी मुश्किल हो जाता है जिनके पास फ्लॉलेस बुनियादी ढांचा है। तो समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन हमारा जज्बा बड़ा है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम कुछ आसान और प्रैक्टिकल कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले सरकार एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। ये छोटे किसानों और एक्सपोर्टर को खास तौर पर पैकेजिंग और कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स के लिए सब्सिडी दे सकती है। कल्पना कीजिए कि एक सरकारी योजना कोडाईकनाल के एक छोटे पनीर बनाने वाले को अंतर्राष्ट्रीय मानक वैक्यूम पैकिंग मशीन खरीदने में मदद करती है या रेफ्रिजरेटेड कंटेनर बुकिंग पर छूट देती है। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट की ऊंची लागत कम होगी और हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबल मार्केट में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। दूसरा, हमें शिक्षा और ट्रेनिंग पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम डेयरी समृद्ध क्षेत्रों में ट्रेनिंग सेंटर स्थापित कर सकते हैं ताकि किसानों और छोटे बिजनेस मालिकों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के बारे में सिखाया जा सके। आसान वर्कशॉप यह समझा सकते हैं कि यूरोपीय संघ के नियम क्या हैं, आवश्यक प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें और सही रिकॉर्ड कैसे बनाए रखें। हम एक हेल्पलाइन या एक सिंगल विंडो एजेंसी बना सकते हैं जहां एक एक्सपोर्टर को एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस भागे बिना सभी आवश्यक जानकारी मिल सके। ज्ञान ही शक्ति है और अपने लोगों को सही ज्ञान के साथ सशक्त करके हम उन्हें जटिल विदेशी नियमों की बाधा को पार करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, हमें अपनी ताकतों पर खेलना चाहिए।
बुनियादी मिल्क पाउडर पर न्यूजीलैंड के साथ कंपटीशन करने की बजाय हम अद्वितीय मूल्यवर्धित भारतीय डेयरी प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दुनिया को अभी पनीर, श्रीखंड, गिरगाय के दूध से बने घी या सिक्किम के छुरपी पनीर जैसे क्षेत्रीय विशिष्टताओं के जादू को खोजना बाकी है। हमें इन प्रोडक्ट्स को वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि एक समृद्ध सांस्कृतिक कहानी वाले प्रीमियम आर्टिजनल फूड्स के रूप में बेचना चाहिए। हम दूसरे देशों में इनक्रेडिबल इंडिया फूड फेस्टिवल आयोजित कर सकते हैं, जिसमें फूड ब्लॉगर्स और शेफ्स को हमारे अद्वितीय डेयरी व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। ये एक ऐसा नीश मार्केट बनाता है जहां हम कीमत पर नहीं बल्कि विशिष्टता और गुणवत्ता पर कंपटीशन कर रहे हैं। आखिर में हम सभी की एक भूमिका है। आइए हम अपने भारतीय डेयरी प्रोडक्ट्स पर गर्व करें। जब आपके दोस्त या परिवार विदेश में रहते हों तो उन्हें अपने स्थानीय स्टोर्स में भारतीय डेयरी ब्रांड्स के लिए पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे डिमांड पैदा होती है। हमें डेयरी के लिए एक मजबूत ब्रांड इंडिया बनाने की ज़रूरत है, एक ऐसा ब्रांड जो शुद्धता, स्वाद और परंपरा के लिए खड़ा हो। यह यात्रा लंबी है लेकिन असंभव नहीं है। सरकार के सही समर्थन, हमारे किसानों की कड़ी मेहनत और 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के गर्व के साथ हम निश्चित रूप से भारतीय दूध और उसके प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में एक घरेलू नाम बना सकते हैं। जय हिंद।